वेल स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे पढ़ने वाले हैं सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको ये समझ में आने वाला है कि किस तरह से हम लोग किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे लिखते कैसे हैं, और अगर कोई सेल इक्वेशन में लिखा हुआ है सेल इक्वेशन, तो इस सेल इक्वेशन का मतलब क्या होता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेल दिया हुआ है। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल, आपके पास दिया हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखिए क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे Zn दिया हुआ है सॉलिड, फिर एक सेलेंटिंग लाइन है Zn2+ इक्वल्स, और साथ में 1 मोलर यहाँ पे कैपेसिटी लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है Cu2+ इक्वल्स 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, साथ में कॉपर सॉलिड दिया हुआ है। और ये आपका यहाँ पर दो स्लेंटिंग लाइंस हैं। ये एक इक्वेशन है आपके पास, और एक इक्वेशन फिर मैं बताऊंगा, फिलहाल इसको समझिए। तो सबसे पहली बात ये हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट में टू स्लेंटिंग लाइंस between two half cell are called salt bridge। तो दो हाफ सेल के बीच में दो स्लेंटिंग लाइंस जो हैं, इसे हम लोग साल्ट ब्रिज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? द सेल प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में जो सेल है, इसे हम क्या कहेंगे? एनोड हाफ सेल। और इसे हम क्या कह देंगे? कैथोड हाफ सेल। तो ये हो गया कैथोड हाफ सेल, और ये हो गया आपके पास क्या? एनोड हाफ सेल। तो हम लोग क्या कर लिखते हैं? द हाफ सेल क्या लिख देंगे? इन लेफ्ट साइड, द हाफ सेल इन लेफ्ट साइड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज are called anode half cell और ऑक्सीडेशन हाफ सेल। नेक्स्ट में लिखिएगा द हाफ सेल राइट टू द सॉल्ट ब्रिज, are called, क्या लिख सकते हैं? कैथोड हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल और क्या हो जाएगा? रिडक्शन हाफ सेल। नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? सेल कॉन्सेंट्रेशन are represented by molarity। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे if gaseous reactant and product are present, if gaseous reactant and product are present in the cell reaction, then inert electrode platinum are used, or for the concentration of gaseous reactants and product
for the concentration of gases, reactant and product ATM, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is retained on both side। तो जब भी गैसेस जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक सेल रिएक्शन है। कौन सा सेल रिएक्शन? तो देखिए यहाँ पे H प्लस आयन जो है वो कन्वर्ट ऐसे लिखते हैं हम लोग कि H2 गैस जो है, H2 गैस ये कन्वर्ट हो रहा है H प्लस एक्वस में, और उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए लिखे अगर हम लोग H प्लस एक्वस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है H2 गैस में। तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे गैस यूज कर रहे हैं। तो जहाँ एक्वस है वहां पे 1 मोलर आप लेके चलिए, जहाँ पे एक्वस है वहां पे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेके चलेंगे, और जहां पर आपका गैस है वहां पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेके चलेंगे, साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चलेंगे। यहाँ पर भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेके चलना है, साथ में 1 ATM का प्रेशर लेके चलना है। तो इस तरह से आप गैसियस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन कि किसी भी सेल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस इक्वेशन को कैसे हम समझ सकते हैं, कौन ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, कौन रिडक्शन हाफ सेल है। इन सब चीजों को आप कहां से समझ सकते हैं? इस सेल रिएक्शन से। तो सेल रिएक्शन देखकर आप सेल रिएक्शन को समझ भी सकते हैं, कौन ऑक्सीडेशन से हाफ रिएक्शन है, कौन रिडक्शन हाफ सेल है, और इसके माध्यम से आपको ये समझ में आएगा यह जो सेल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उस सेल रिएक्शन में कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो चलिए स्टूडेंट, ये हो गया हम लोगों का सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से संबंधित बातें, यानी नस्ट इक्वेशन की बातें करेंगे। तो फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नस्ट इक्वेशन। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात कर लेते हैं नस्ट इक्वेशन की। ये नस्ट इक्वेशन क्या है? तो 1889 में वाल्टर नस्ट ने हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करने के लिए एक रिएक्शन प्रोवाइड किया था, उसी को हम लोग नस्ट इक्वेशन कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि वाल्टर नस्ट इन 1889 गिव्स एन इक्वेशन for the calculation of क्या लिख सकते हैं? for the calculation of इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of half cell in the इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करने के लिए ही वाल्टर नस्ट ने 1889 में एक इक्वेशन दिया था। उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं नस्ट इक्वेशन। तो चलिए नस्ट इक्वेशन है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ई सेल इक्वल टू लिखते हैं ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF इंटू log टू द बेस 10 K। इसी सेल रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं? नस्ट इक्वेशन कहते हैं। देखिए जहां वेयर हम लोग लिखेंगे क्या? ई सेल है क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल का क्या है? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ए नॉट सेल हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, यानी सेल का
ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आर क्या है, आर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे गैस कांस्टेंट, फिर लिखेंगे टी टेम्परेचर इन केल्विन, एन हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ क्या हो गया फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट हो गया, और के क्या हो गया आपके पास सेल कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं, एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक रिएक्शन है ए प्लस बी, ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, बना रहा है सी, ध्यान से समझिएगा, सी प्लस डी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए मोल है, यहाँ पे बी मोल है, यहाँ पे सी मोल है, यहाँ पे डी मोल है। तो ये एक सेल रिएक्शन है। इस सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता करना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे पता कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले सेल कांस्टेंट आप पता कर लीजिए। सेल कांस्टेंट के, इसको पता करने के लिए क्या लिखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैकवर्ड। स्टूडेंट, आप लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, आयनिक इक्विलिब्रियम। उस आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको बताया गया है कि सेल कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, सेल कांस्टेंट क्या होता है, वहां पे आपको बताया गया। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट के इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखिए, के का वैल्यू अगर आप यहाँ पे निकालना चाहें तो फॉरवर्ड रिएक्शन ये हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, सी का कॉन्सेंट्रेशन इंटू डी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको मिल गया के का वैल्यू। अब वैल्यू पुट कीजिए और आप यहां से इस रिएक्शन का सेल रिएक्शन पता कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF इंटू लॉग, क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आ गया C टू द पावर C इंटू D टू द पावर D डिवाइड बाई A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B। ये यहाँ से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस रिएक्शन के आधार पे आप पता कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ई नॉट सेल जो हम आपको बताए थे, फिर से हम बता रहे हैं, क्या ई नॉट सेल इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अगर आपको पता करना है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का अगर आप पता जानते हैं, पता कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड को माइनस करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, ई नॉट सेल मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद कुछ और बातें जो हम आगे करते हैं। तो चलिए हम स्टूडेंट, हम लोग लास्ट इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से हम लिख रहे हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF इंटू लॉग टू द बेस 10K। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कुछ वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ R T and F in this equation,
इस इक्वेशन में हम लोग R, T और F का वैल्यू पुट करते हैं, वेयर R इक्वल टू 0.0821 क्या लिख सकते हैं, NRT, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, R इक्वल टू PV/NT, तो क्या हो जाएगा, ATM केल्विन मोल इनवर्स और R इक्वल टू EV, यानी ATM लीटर मोल इनवर्स और क्या लिख सकते हैं, केल्विन इनवर्स। ये हो गया हमारा R का वैल्यू। R के वैल्यू के बाद टेम्परेचर आपको केल्विन में ले लेना है, कितना केल्विन, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 298 केल्विन और F इक्वल टू फैराडेज कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 96,500 कूलम। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 0.0821 इंटू 298 डिवाइड बाई n इंटू 96,500 कूलम और मल्टीप्लाइड बाई log टू द बेस 10 के। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा, आप लोग करके देख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n इंटू log टू द बेस 10 के। ये आपका सेल वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट इक्वेशन आ गया, जहां पर आप लिखते हैं वेयर ई सेल लिख दीजिए सबसे पहले, ई सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ई नॉट सेल बराबर आप क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, n इक्वल टू क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और log टू द बेस 10 के क्या हो गया आपका, सेल कांस्टेंट। तो चलिए ध्यान रखिएगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे और इसको भी ध्यान रखेंगे, जिस तरह का सिचुएशन वैसे इक्वेशन को अप्लाई करना है और अप्लाई करके सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पता करना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 0.0591 इसका कैलकुलेशन हो गया, तो आप इस सेल रिएक्शन से आसानी से क्या कर सकते हैं, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग सेल पोटेंशियल पता करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हमारे पास एक सेल रिएक्शन है और इस सेल रिएक्शन के आधार पे इस सेल का हम लोग ई सेल पता करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे पता करेंगे उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिएक्शन ऑन कैथोड, सॉरी एनोड पे पहले बात कर लीजिए फिर कैथोड पे बात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, रिएक्शन ऑन एनोड पे किस तरह का रिएक्शन होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, रिएक्शन ऑन एनोड में एनोड आपका ये है, देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं एनोड और ये आपका कैथोड। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में कैथोड होगा और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे रिएक्शन ऑन एनोड के बारे में। और रिएक्शन ऑन एनोड को आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, क्या Zn जो है वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें, Zn2+ में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान रखिएगा, आप अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हैं तो दोनों सेल हाफ सेल का या तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लीजिए या फिर रिडक्शन पोटेंशियल ले लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, Zn+2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा Zn सॉलिड में और ये हो गया इसका रिडक्शन। चलिए यहाँ से सेल रिएक्शन निकाल लेते हैं, सेल कांस्टेंट ये जरूरी है आपके लिए, सेल कांस्टेंट K
बराबर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डिवाइड बाय बैकवर्ड, यानी Zn सॉलिड का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन Zn+2 का। ठीक है, ये Zn+2 का कंसंट्रेशन हो गया। और लिखेंगे वेयर, आप क्या लिख सकते हैं, वेयर Zn सॉलिड इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि सॉलिड की कंडीशन में कंसंट्रेशन में कोई अंतर होता नहीं है, इसलिए सॉलिड के कंसंट्रेशन को ऑलवेज 1 माना जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू 1/Zn+2। ये मिल गया आपको किसका, रिएक्शन ऑन एनोड। अब यहीं पे आप लिख दे रहे हैं रिएक्शन ऑन कैथोड। देखिए कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, उठा लीजिए वहां से, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है कॉपर सॉलिड में, और ये रिडक्शन है। तो जब आपको रिडक्शन मिला हुआ है तो ऑक्सीडेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से सेल कांस्टेंट पता कीजिए। सेल कांस्टेंट के इक्वल टू क्या लिखेंगे, Cu, ऐसे लिखिए, Cu सॉलिड का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय Cu+2 का कंसंट्रेशन। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, n का वैल्यू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो n का वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ भी n का वैल्यू 2 आने वाला है। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं वेयर concentration of copper solid इक्वल टू 1, सो K इक्वल टू क्या हो गया, 1/Cu+2, ये हो गया K का वैल्यू यहाँ से, और वेयर लिखिएगा n इक्वल टू 2, दोनों पे n इक्वल टू 2 हो गया। चलिए ये आपको यहाँ से मिल गया। ई सेल यहाँ से पता कर रहे हैं, ई सेल बराबर क्या लिखते हैं, E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n इंटू लॉग K। अब देखिए ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई कॉपर माइनस ई, हम क्या लिख सकते हैं, Zn, और बराबर ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट Zn। तो ये ई सेल यहाँ से मिल गया माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n इंटू लॉग टू द बेस 10K। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ये तो हो गया ई सेल, लिख दीजिए। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, ई नॉट कॉपर, यहाँ से आइए, ई नॉट कॉपर आपको चाहिए होगा, तो ई नॉट कॉपर के आपको मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक काम कीजिए, ई नॉट कॉपर पहले पता कर लीजिए। तो ई नॉट कॉपर पता करने के लिए क्या करना होगा आपको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर क्या लिख सकते हैं, ई नॉट कॉपर इक्वल टू आप लिखेंगे, ई नॉट कॉपर इक्वल टू लिख देंगे आप यहाँ पे, क्या लिख देंगे, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग 1/Cu+2। उसी तरह से ई नॉट Zn आप अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखते हैं, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग 1/Zn+2। अब देखिए ई सेल बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट Zn, तो क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग 1/Cu+2 माइनस आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग 1/Zn+2। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, ई सेल बराबर लिख दीजिए यहाँ पे, ई नॉट सेल माइनस क्या हो जाएगा आपका, दोनों का कॉमन ले लीजिए, 0.0591 डिवाइड बाई 2, और अंदर में हो गया log टू द बेस 10 1/Cu+2 इंटू 1/Zn+2। चलिए इतना माइनस इतना आपको मिल गया। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 Zn आ जाएगा ऊपर में आपका, और यहाँ से Cu+2। तो ये आपका स्टैंडर्ड, ये लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ द कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो चलिए इस प्रकार से आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का आप निकालेंगे तो हमेशा किसको इधर रखा गया, ऊपर में कौन और नीचे में क्या है, तो ऊपर में आपका हमेशा कौन सा है, इधर देखिए ध्यान दीजिए, सेल में जो आपका यहाँ पर एनोड है उसको ऊपर रख रहे हैं, कैथोड को नीचे रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ से एक रिएक्शन और लिख सकते हैं, ई सेल बराबर ए नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन इनटू log टू द बेस 10, यहाँ पे लिख दीजिए क्या, एनोड डिवाइड बाई कैथोड, एनोड का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कैथोड का कंसंट्रेशन, और अब इससे आसानी से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल पता कर सकते हैं। तो चलिए एक बार और हम आपको बता दें, ये सेल रिएक्शन है जिसमें जिंक सॉलिड जिंक एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा कॉपर एक्वस जो है वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका एनोड हाफ सेल हो गया, ये हो गया कैथोड हाफ सेल। तो चलिए रिएक्शन और एनोड हम लोगों ने देखा क्या, जिंक जो है वो Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आप रिडक्शन ले लीजिए, एक बात ध्यान रखिएगा, या तो दोनों हाफ सेल का आप ऑक्सीडेशन ले लीजिए या फिर दोनों हाफ सेल का आप रिडक्शन ले लीजिए। तो क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादातर कन्वेनियंट होते हैं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए हम इस ऑक्सीडेशन सेल रिएक्शन को रिडक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Zn सॉलिड में बदल रहा है, यानी ये रिडक्शन हो गया। अब देखिए सेल कांस्टेंट जरूरी है, क्योंकि सेल रिएक्शन में सेल कांस्टेंट का वैल्यू आना चाहिए। तो इस रिएक्शन के माध्यम से आप सेल कांस्टेंट का वैल्यू पता कीजिए। तो सेल कांस्टेंट बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और जहां पे क्या लिखेंगे, Zn सॉलिड का वैल्यू कंसंट्रेशन 1 आएगा, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो सॉलिड के कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो, तो K का वैल्यू क्या मिल गया, 1/Zn+2, और N का वैल्यू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए N का वैल्यू 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑन कैथोड की बात करते हैं। कॉपर +2 आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो सेल कांस्टेंट का वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और आपको पता है कॉपर सॉलिड का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो क्या मिल गया, K = 1/Cu+2, और N का वैल्यू 2, ध्यान रखिएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग ई सेल पता करना चाह रहे हैं, तो ई सेल का वैल्यू क्या होता है, E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n इनटू log K। अब देखिए ई सेल आपको पता कैसे चलेगा, कैथोड माइनस एनोड, तो ई सेल का वैल्यू से E0 मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, और E0 सेल तो आपको पहले से पता है, E0 सेल जब भी पता करते हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड। तो ये लिख दिए पूरा सेल रिएक्शन। अब E0 कॉपर अगर आप पता करना चाहें तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इसका क्या आ जाएगा, n का वैल्यू, और log 1/Cu+2 कंसंट्रेशन K का वैल्यू आ गया। उसी तरह से जिंक का वैल्यू होगा N बराबर 0.0591 डिवाइड बाई 2 इनटू log 1/Zn+2। अभी सेल का वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए, कैथोड का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, एनोड का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर ये कॉमन ले लिया जाएगा, और ये 1/Cu+2 माइनस 1/Zn+2, और ई सेल का वैल्यू क्या हो गया, E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log टू द बेस 10 Zn+2 बटा कॉपर+2। और ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द सेल अगर आप यहाँ से फाइंड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ई सेल बराबर E0 सेल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल बराबर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और log टू द बेस 10 एनोड का कंसंट्रेशन बटा कैथोड के कंसंट्रेशन को अगर किसी सेल में आप लेंगे तो आसानी से आप सेल का क्या पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा एग्जांपल को।
तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन को हम कोशिश किए कि आपको आसानी से नेक्स्ट इक्वेशन समझ में आ जाए और एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके आगे फिर अब एक ही टॉपिक हमारे पास बचा है, कौन सा? सेल। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल पढ़ना है अब हमारे पास। तो ये यहाँ तक आप नेक्स्ट इक्वेशन तक पहुँच गए हैं। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए और आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स को हम लोग डील करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा ये टॉपिक? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।